नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां वायु सेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने चाइना को दे दी है बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत से टकराव के बीच बड़ी बात कही है इन्होंने, जहां पर अब फिर एक बार भारत चाइना के बीच में गर्मा गर्मी तेज हो गई है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान से बिगड़ते हालात के बीच अब पाकिस्तान ने रच दी है जम्मू को दहलाने की साजिश। वैष्णो देवी और पर्यटक स्थलों पर हमलों को लेकर बड़ा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों, और पाकिस्तान के साथ हालात एकदम बिगड़ते जा रहे हैं और कभी भी भारत एक्शन ले सकता है। ये भी पूरी खबर आपको बताएंगे, आगे बताएंगे उससे, जहां पर जोधपुर के आसपास आसमान से चाइना को कड़ा संदेश देने की है भारत की तैयारी। उससे आगे बताएंगे जहां चोर की दाढ़ी में ही तिनका। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में उल्टा पड़ा चाइना का दाव। तो चीनी मीडिया ने भारत को लेकर निकाला गुस्सा, क्या कहा उन्होंने बताएंगे आपको पूरी खबर में, आगे बताएंगे उससे, जहां बासमती चावल के लिए फिर से एक बार रोया पाकिस्तान, भारत से फिर मुंह की खाएगा, बताएंगे आपको ये भी पूरी खबर। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी हर तरह की खबरों, हर तरह की जानकारियां आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना है तो हमें भारत पर गर्व है और चाइना जैसे देश कुछ नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चाइना को दे दी है बड़ी चेतावनी। कहा भारत से टकराव अच्छा नहीं, हम जवाब देने को है तैयार। बता दें वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने मंगलवार को चाइना को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भारत से टकराव चाइना के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है। यदि चाइना की आकांक्षाएं वैश्विक हैं तो ये उनकी भव्य योजनाओं को सूट नहीं करती। एयर चीफ मार्शल ने चाइना को यह संदेश मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारी संख्या में चाइना के सैनिक तैनात हैं। उनके पास रडार है, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बड़ी मौजूदगी है। उनकी तैनाती मजबूत रही है, लेकिन हमने भी सभी आवश्यक कार्यवाही की है। आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच पिछले 8 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख में LAC के पास दोनों देशों की सेनाओं की भारी मौजूदगी है। मई के शुरुआती दिनों से ही भारत और चाइना में तनाव बना हुआ है। जून के महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई थी। तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई है दोस्तों। यही नहीं, दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की भी मुलाकातें हुई है। ऐसे में दोस्तों बड़ी चेतावनी भारत की तरफ से चाइना को, जहां पर चाइना को हर हालत में सेट करने की बात की गई है दोस्तों। और भारत से और चाइना से भारत बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं है और कमजोर भी नहीं है। ऐसे में ये बड़ी खबर थी, इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि कभी भी फिर से एक बार भारत चाइना के बीच युद्ध हो सकता है दोस्तों, और फिर से भारत चाइना का मुद्दा गर्म होने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने रची है जम्मू को दहलाने की साजिश। वैष्णो देवी और पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता लागू कर दी गई है। बता दें पाकिस्तान कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। इसके लिए उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद लेने का षड्यंत्र बुना है दोस्तों। लश्कर अपने स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। सीमा पार से लगातार स्थानीय आतंकियों और मददगारों को इस बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं सतर्क भारतीय एजेंसियां पड़ोसी की हर चाल नाकाम करने में जुटी हुई है। एक सप्ताह में जम्मू संभाग में लश्कर के 6 मददगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र व अन्य पर्यटक स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एक सप्ताह में पूंछ में एक और जम्मू में 2 स्थानों पर लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ होना बड़ी साजिश का इशारा करता है। ये महज इत्तेफाक नहीं दोस्तों, उनका कहना है कि पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे 2-3
वजह है, पहला घाटी में चुनाव बहिष्कार को दरकिनार कर हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव में भारी मतदान होना, दूसरा है पाकिस्तान में अस्थिर हो रही इमरान सरकार और उठापटक से जनता का ध्यान बटाना है। ऐसे में वो नए इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ा के साथ राजौरी और पूंछ को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। जम्मू को प्रदेश की राजधानी होने के कारण निशाने पर रखा गया है। इसके लिए स्लीपर मॉड्यूल का सहारा लिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें भी जारी है। दोस्तों ये बड़ी खबर मानी जा रही है और आपको बता दें कि पाकिस्तान फिर एक बार कुछ ना कुछ करने की फिराक में है दोस्तों। जिस प्रकार से लगातार बॉर्डर पर आतंकी हमले करवा रहा है और अब जम्मू कश्मीर को बड़ा निशाना बनाने वाला है दोस्तों। ऐसे में जल्द ही भारत कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। और भारत की मोदी सरकार से आप लोगों की पाकिस्तान को लेकर क्या मांग है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से पहले भारत को ही एक बार सेट कर देना चाहिए पाकिस्तान के उन सभी आतंकियों को। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो जोधपुर के आसमान से चाइना को कड़ा संदेश देने की तैयारी। भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल करेंगे युद्ध का अभ्यास। बता दे चाइना के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच अगले साल भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं मिलकर युद्ध का अभ्यास करेंगी। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू जेट का इस्तेमाल करेगी, तो वहीं फ्रांस की सेना भी राफेल विमानों से ही भारत के साथ अभ्यास करेगी। अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में जोधपुर में होने वाले इस युद्ध एक्सरसाइज को स्काई रोज का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अगले साल ही भारत को उसके अन्य 3 राफेल विमान फ्रांस से मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच फ्रांस से मिले इस बड़े राफेल लड़ाकू विमानों से चाइना की बोलती बंद हो गई है। इसके साथ ही अगले साल भारत को साल जनवरी 2021 में राफेल विमानों की तीसरी खेप भी मिलने वाली है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि जनवरी 2021 में फ्रांसीसी वायुसेना राफेल विमानों के साथ स्काई रोज युद्धाभ्यास के लिए जोधपुर आ रही है। फ्रांसीसी राफेल विमानों को भारतीय राफेल विमानों के साथ साथ 17 स्क्वाड्रॉन जोधपुर में तैनात सुखोई Su-30 MKI के साथ उड़ान भरते देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर और बड़ी युद्धाभ्यास मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि राफेल फ्रांस का है और भारत पे भी राफेल और राफेल जब आपस में युद्धाभ्यास करेंगे दोस्तों तो भारत को भी बड़ी सीख मिलेगी राफेल को लेकर। ऐसे में चाइना की तो बोलती पहले ही बंद हो गई थी और अब फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास के बाद चाइना बड़े ही गर्त में जाने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। और कितने लोग चाहते हैं कि फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास बिल्कुल ठीक डिसीजन है भारत का, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो चोर की दाढ़ी में तिनका, नेपाल में उल्टा पड़ा दांव। तो चीनी मीडिया ने भारत पर निकाला गुस्सा, लगाया जासूसी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दे भारत में एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक इसी तरह चीनी ड्रैगन नेपाल में इसी कहावत को चरितार्थ करने में जुट गया है दोस्तों। अब तक नेपाल सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाला चाइना नेपाल में बदली हुई परिस्थितियों से इतना घबराया हुआ है कि भारत पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा है दोस्तों। बता दें यही नहीं, चाइना का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स चीनी मंत्री के खुलेआम नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप के बाद भी उल्टे भारत पर नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा रही है। यही नहीं दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नेपाल पहुंचा चाइना का भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे घमासान में जबरन हस्तक्षेप करने पहुंचा है। आपको बता दें चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येझू के नेतृत्व में काठमांडू पहुंचा अधिकारियों का दल कोरोना पर चर्चा के लिए पहुंचा। ऐसे में दोस्तों जब चाइना के इस जासूस का नेपाल में विरोध के साथ
स्वागत हुआ है दोस्तों। और चीनी जासूस की कोई बात नहीं मानी गई तो भारत पर ही आरोप मढ़ने लगा। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है जरूर बताइएगा। और नेपाल की जनता ने ठीक किया या गलत कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें तो भारत से फिर मुंह की खाएगा पाकिस्तान। बासमती चावल के लिए चल रहा है मुकदमा। बता दें भारत द्वारा बासमती को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत कराने के खिलाफ पाकिस्तान यूरोपीय संघ में मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन उसके यहाँ अभी तक बासमती एक स्थानीय उत्पाद के रूप में पंजीकृत नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। कानून के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी उत्पाद का पंजीकरण कराने से पहले उसे उस देश के भौगोलिक संकेतक यानी GI कानूनों के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। समाचार पत्र द डॉन ने बताया है कि पाकिस्तान में इस साल मार्च में लागू हुए भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 2020 में ऐसा कोई नियम नहीं है और बासमती अभी तक पाकिस्तान में एक संरक्षित उत्पाद है ही नहीं। बता दें पाकिस्तान में एक चावल निर्यातक ने डॉन को बताया है कि निर्यातक विशेष रूप से पाकिस्तान के चावल निर्यातक संघ GI कानूनों को बनाने के लिए 2000 से आग्रह कर रहे हैं। निर्यातक ने कहा है कि कानून इस साल मार्च में बनाया गया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक GI कानूनों के नियमों को नहीं बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान मुंह की खाने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना से इन मुद्दों पर नहीं बन रही बात। लद्दाख में कड़ाके की ठंड में बनी रहेंगी दोनों देशों की सेनाएं। बता दे भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी तनाव के बीच वर्तमान में दोनों देशों के बीच अगले स्तर की सैन्य अधिकारियों की बातचीत के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जबकि दोनों देश तनाव कम करने के लिए चल रही कूटनीतिक वार्ता में कोर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत पर सहमत हुए हैं। बीते दिनों 18 दिसंबर को सीमा के मुद्दों पर बातचीत के लिए बने परामर्श और समन्वय कार्यान्वयन तंत्र यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि LAC पर सैनिकों के जल्द और पूर्ण डिसएंगेजमेंट के लिए सीनियर कमांडरों की बैठक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना और भारत के बीच कोई भी बात नहीं बन रही है दोस्तों। और ऐसे में हमारे भारतीय सेनाओं और चाइनीज की सेनाओं को ठंड में रहना पड़ेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका चाइना संबंधों पर जो बाइडेन का बड़ा बयान आया दोस्तों, जहां उन्होंने कहा है कि बीजिंग से भिड़ने के लिए अन्य देशों के साथ गठबंधन की है बेहद जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 4 वर्षों के लिए अमेरिका चाइना संबंधों के लिए अपना फॉर्मूला तय करते हुए सोमवार को कहा कि वॉशिंगटन को बीजिंग का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के गठबंधन का निर्माण करने की आवश्यकता है। जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति एजेंसी की समीक्षा टीम के सदस्यों के साथ अपनी ब्रीफिंग के बाद कहा है कि जैसा कि हम चाइना के साथ अपने व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रौद्योगिकी, मानवाधिकारों और अन्य मोर्चों के लिए चाइना की सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जब हम समान विचारधारा वाले सहयोगी और साझा हित और हमारे साझा मूल्यों के गठजोड़ का निर्माण करेंगे तो हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उनकी बात का समर्थन करते हैं हाँ या ना जरूर बताइएगा। और भारत अमेरिका पहले से ही साथ है और आगे भी रहेगा। अगर आप मानते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चलें तो नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच खबर, जहां क्या नेपाल का चाइना से हुआ मोहभंग प्रचंड को भी सताने लगी है भारत की याद। जी हाँ दोस्तों, काला पानी विवाद के मद्देनजर भारत ने इस वक्त खुद को नेपाल में आए सियासी संकट से पूरी तरह से अलग रखा है, जबकि चाइना ने इसमें सीधे दखल देने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी है। उसने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट रखने के लिए अपना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी काठमांडू भेजा, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया था दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक
प्रचंड पूरी तरह से चाइना की गोद में ही बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी भारत की याद सताने लगी है। वो चाहते हैं कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल दे। दूसरी तरफ जो चाइना ओली को हटाने की साजिशें रच रहा था, अब उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रचंड पर दबाव बना रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत नेपाल के मामलों में दखल दे, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो नहीं चाहते हैं वो कारण भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों और खबर की ओर चले तो ट्रंप ने 66 लाख करोड़ रुपए के कोरोना राहत बिल पर कर दिया है हस्ताक्षर। अमेरिकी लोगों को मिलेगी अब बड़ी आर्थिक मदद। बता दें, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को $900 बिलियन यानी करीब 66 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह उन्होंने कई दिनों से चली आ रही टाल मटोल को समाप्त कर दिया है। दोस्तों अमेरिका भर में व्यवसायों और लोगों की इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस बिल से अमेरिका में कोरोना की वजह से रोजगार से हाथ धोने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उसके गहरे दोस्त पाकिस्तान के लोग। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने। कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया के बड़े देश और दवा निर्माता कंपनियां वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई है। वैक्सीन बनाने वाले प्रमुख देशों में चाइना भी है। दोस्तों चाइना में बनी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ज्यादा देश आगे नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि उसके सबसे नजदीकी दोस्त पाकिस्तान के लोगों को भी चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा नहीं रहा। पिछले 70 सालों में चाइना ने पाकिस्तान में रोड, रेल नेटवर्क और पावर स्टेशन जैसे विकास निर्माण में $70 अरब का निवेश किया है। इतना ही नहीं, निवेश करने के बावजूद पाकिस्तान में चाइना की वैक्सीन के केवल 2 क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों को टीका लगाना पड़ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और दूसरे देश जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील में लोगों से बात करने पर पता चला है कि चीन लाखों लोगों को भरोसे में लेने में असफल रहा है, जिन्हें इसके टीकों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कराची में लोगों का कहना है कि वो ये वैक्सीन नहीं लेंगे, उन्हें इस पर भरोसा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना जिसको अपना सबसे प्यारा मित्र मानता रहा है दोस्तों, ऐसे में वहाँ की जनता को चाइना के इस कोविड-19 वैक्सीन पर कतई भी भरोसा नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से चाइना को ये बड़ा झटका है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार निकम्मी है लेकिन वहाँ की जनता फिर भी ठीक है? क्या कहना है आपका, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की थी पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या, हथियारे छीने थे और वर्दी तक उतार दी थी दोस्तों उनकी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई में स्थित फ्रंटियर कोर के शारिक पोस्ट पर हुए भीषण हमले की जिम्मेदारी विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए ने अपने बयान में चेतावनी दी है कि कोहलू कहान रोड को अगर बनाया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बलूच संगठन ने कहा है कि इस रोड को बलूचों के राष्ट्रीय हित के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाबी बना रहे और उन्हें पाकिस्तानी सेना संरक्षण दे रही है। शनिवार को बीएलए के इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो दुनिया के सामने चाइना फिर बेनकाब कोरोना पर लाइव रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार को मिली है 4 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना पर साधा निशाना, पीटीआई को बताया कचरा पार्टी तो बौखलाए इमरान के मंत्री। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर ये भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार उन पर हमलावर हो रहा है दोस्तों। उसकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को सिंध प्रांत के लरकाना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में भी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना और इमरान खान पर जमकर निशाना साधा है। मरियम नवाज ने तो कश्मीर और सियाचिन को लेकर भी पाकिस्तानी सेना की खूब खिंचाई की है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने अपने भाषण में इमरान खान, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जब तक राजनीतिक दलों ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया तो कुछ ताकतें बेचैन हो गई। ये वही ताकतें हैं
जो फूट डाल राज करो के लिए बदनाम थी, तब हमने देखा कि ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा ने राजनीतिक कचरे को इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI की स्थापना की। आपको बता दे कि ये इमरान खान की पार्टी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है और मरियम नवाज की बातों का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा लिख कर। एक और खबर की ओर चले तो सऊदी अरब से बड़ी अच्छी खबर, जहां अल रीश और अल मिनहाज के कुओं में मिला है तेल गैस का बड़ा खजाना। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने रक्षा विधेयक के खिलाफ ट्रंप के वीटो को निरस्त कर दिया है। दोस्तों अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाली प्रतिनिधि सभा ने रक्षा नीति विधेयक के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को निरस्त करने के लिए मतदान किया है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने 82 के मुकाबले 322 मतों से राष्ट्रपति के वीटो को निष्प्रभावी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में 10 युवा भारतीय अमेरिकी सम्मानित PM मोदी ने पत्र लिखकर बढ़ाया उनका बड़ा हौसला। जी हाँ दोस्तों, हिंदू संस्कृति के प्रोत्साहन और सामाजिक सेवा के लिए 10 भारतीय अमेरिकी सम्मानित किए गए हैं। अवार्ड देने वाली संस्था हिंदू फॉर ग्रेटर ह्यूस्टन के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के जरिए इन विजेताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने भारतीय मूल के नागरिकों खास तौर से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का श्रेय इन अवार्ड को भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में इन सभी भारतीय अमेरिकियों को मोदी जी की तरफ से और अपनी तरफ से कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों और खबर की अगर बात करें, कोरोना वायरस गंभीर है लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक महामारी फैल सकती है, ऐसा WHO का कहना है। दोस्तों और खबर की ओर चले तो जो बाइडेन का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी नहीं देना चाह रहा है ट्रंप प्रशासन। आपको बता दें कि अमेरिका में चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी को रोक देने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम को रक्षा विभाग सहित प्रमुख देशों से ट्रांजिट शव में बाधा का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो अमित शाह से मिले तोमर और गोयल आज किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले बना ली है इन्होंने रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो असम से खबर है जहां अमित शाह ने जाते जाते दिया कांग्रेस को तगड़ा झटका। बीजेपी में गए पार्टी के 2 कद्दावर विधायक। बता दें असम में कांग्रेस के 2 विधायक और बोडो संगठन के एक वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। असम के पूर्व PWD मंत्री और गोलाघाट की कांग्रेस विधायक अजंता नियोग, कांग्रेस के लखीमपुर विधायक राजदीप गोवाला और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता बोलेंद्र मुशाहेरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार दास और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में सत्ताधारी दल में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो लंदन में नीलाम होने जा रही है महात्मा गांधी की कटोरी चम्मच। आपको बता दें किसकी कितनी कीमत हो सकती है। आपको शुरुआती कीमत 55,000 ब्रिटिश पाउंड रखी गई है। दोस्तों नीलामी कमीशन, GST, सुरंज किराया और भारतीय कस्टम इस तरह की इस पर खर्चे दिखाए गए हैं। एक और खबर की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। राधा मोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए देवता के रूप में उपस्थित है। बता दें उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में बैठक ली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बैठक में मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी चिंता पंचायत चुनाव में लगी कोर टीम को करनी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही इस बार जीत होगी दोस्तों, क्योंकि वो किसानों के लिए भगवान के रूप में इस धरती पर है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और इतने हैं जो ये मानते कि इन्होंने जो बातें कही है बिल्कुल सटीक है वो जरूर बताइएगा और जो नहीं मानते वो कारण जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो राजू श्रीवास्तव को मिली है पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी। फोन करने वाले ने बोला है कि दाऊद पर कमेंट करते हो सुधर जाओ वरना बहुत बुरा हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और राजू श्रीवास्तव की को मिली इस बड़ी धमकी पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए